बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मुझे कल से रिक्वेस्ट थी लीगल प्रोसीजर जो फोरेंसिक मेडिसिन का है ना, इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं ना वो बता दें। ठीक है, तो यार पहले मैंने ना अपलोड कर दी हैं, एक तो लॉ वाली वीडियोज़ अपलोड की थी, उसके बाद मैंने लॉ रिलेटिंग टू मेडिकल मैन, ठीक है, उस चैप्टर की मैंने अपलोड की और लोगों का काफ़ी अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स है, जितना मुझे आता था, जितने निमोनिक्स आते थे। बाकी आप खुद प्लीज़ जो रह कमी पेशी रह जाए आप कर लिया करें ना। लीगल प्रोसीजर बेसिकली ये है असल में वकीलों का सब्जेक्ट ना, लेकिन हमें जो है ना वो सिर्फ चंद एक पॉइंट्स चाहिए, ज़्यादा डीप इसकी स्टडी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वही मैं बताऊंगा। बाकी जिससे ज़्यादा शौक हो तो वो प्लीज़ किसी वकील से जो है ना वो कंसल्ट कर ले और वो आपको एक अच्छा आइडिया दे सकता है, क्योंकि हमने ना तो लॉ पढ़ा हुआ है कानून, ठीक है, अच्छे से, और ना ही उसके बारे में। सबसे पहले फोरेंसिक मेडिसिन में जो है ना वो बेसिकली वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज जो है ना वो हम करते हैं सर्टेन ब्रांचेज लॉ, बॉ सिविल और क्रिमिनल लॉ, ताकि हम जस्टिस जो है ना वो परमिशन ऑफ द स्टेट के ज़रिए जो है ना वो कर सकें। ठीक है, बेसिकली क्या है, साइंटिफिक मेडिकल एंड पैरामेडिकल है। ठीक है, एप्लीकेशन करना है किसके ऊपर, सिविल और क्रिमिनल लॉ के ऊपर, ताकि हम इन्हांस कर सकें अपने माशरे के अंदर इंसाफ को। तो इस वजह से, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी, आरएमपी और आरडीपी। आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि हम डॉक्टर एमबीबीएस वाले होते हैं। आरडीपी रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स, जो कि डेंटल सर्जन और डेंटल होते हैं। देखो दांत जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, टूटा हुआ दांत, डेंचर लगे हों, इम्प्लांट हो, वो सारे का सारा बताते हैं। आप दांतों से एज पता कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं मुक्का लगा हुआ तो आप पता लगा सकते हैं ये मुक्के की वजह से टूटा है या कोई और वजह है। इसके अलावा वो कह रहा है ब्रांच ऑफ दी मेडिसिन है विच डील विद एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल नॉलेज टू पर्पज़ दी लॉ, मतलब हम हमारे मेडिकल नॉलेज जो है ना वो लॉ को इंसाफ दिलाने के अंदर मदद कर रहा है। मगर एक कोई बंदा मरा है तो इंसाफ उसे मिलना चाहिए, उसके घर वालों को, तो मेडिकल एजुकेशन उसके अंदर जो रोल प्ले करी, हमें सिर्फ वही पढ़ना है। जुर्सी प्रूडेंस जो होते हैं ना, बेसिकल जूरिज मतलब लॉ, और प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज हो गया। लॉ का जितना भी नॉलेज है ना वो हमारे पास कहते हैं रिलेशन टू द मेडिकल मेडिसन को हमने लॉ के साथ जो है ना, ये हमारे पास मेडिसन है, ये हमारे पास लॉ है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो जुर्सी प्रूडेंस हमारे पास कहलाती है ना। फिर ग्लॉसी में एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट वो जो है ना रिटन डिक्लेरेशन, आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, अर्जी नफीस के पास जब आप जाते हैं तो वो एक पीला सा फार्म उसके पास होता है, ठीक है, वो जो वहाँ पे लिखता है कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और उसके बाद वो अंगूठे लगवा देता है आपको, तो उसे हम एफिडेविट कहते हैं। उर्दू में पता नहीं सी अब क्या कहते हैं, मुझे नाम भूला हुआ है, बयान हल्फी मेरे ख्याल में कहते हैं ना। कंप्लेंट बेसिकली क्या है कि जो जो है ना वो एलिगेशन मेड बाय एन ओरली, कोई लिख के या ज़ुबानी कलामी जो है ना वो मजिस्ट्रेट को जो है ना वो कहता है कि इसने मेरे साथ ये, कि कोई कंप्लेन करता है किसी भी चीज़ की तो उसके बारे में। डेपोजिशन और डॉक्यूमेंट के बारे में हम, डेपोजिशन मीन स्टेटमेंट ऑफ द ऑन ओथ, मतलब जो हलफ ले के जो है ना हम किसी भी गवाह से, मतलब उसने देखा कि हाँ ये फ़लाँ बंदे ने इसको कत्ल किया, तो आप कहते हैं तुम हमें हलफ दे सकते हो कुरान पाक के ऊपर, या ठीक है, तो वो कहता जी हाँ मैं हलफ दे सकता हूँ। तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर जो है ना वो हम उसको हलफ लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसको जो है ना लिखवा के उसका साइन करवाते हैं, जी मैं हल्फिया बयान देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में देखा मैंने कोर्ट्स के अंदर जो है ना वो ये बिकते हुए देखे हैं मैंने। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि अदालत के बाहर जो है ना वो आपको पैसों के अंदर जो है ना वो जैली हल्फ देने वाले मिल जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये एनीवेज डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेस प्रिस्क्राइब्ड अपॉन बाय मीन ऑफ द लेटर हो गया, कोई भी लेटर फिगर या मार्क जो होता है ना वो बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन हो गया, इंटेंडेड बाय यूज़ हो गया, जो हमारे पास जो है ना वो एविडेंस सबूत के लिए यूज़ किया जाए, उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। मतलब जो वकील पेश करती हैं कि ये इस फलां फलां जो है ना, एविडेंस बेसिकली क्या होता है, सबूत, जो भी लीगल मतलब आर्गूमेंट होता है जो कि किसी भी शख्स की जो है ना बेगुनाही या उसकी गुनाह को प्रूव करने के लिए हमें हमारे पास लीगल मीन होता है। कोई असला हो गया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वो एविडेंस के अंदर रहती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, ओरल भी होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट या सर्कमस्टेंसेस। एग्जिबिट मतलब नुमाइश वगैरह हो गया, ठीक है, वही विटनेस जो करता है। फैक्ट बेसिकली क्या होते हैं, इसके ऊपर इतनी जोर देने की जरूरत नहीं है। क्राइम क्या है, सोशल हार्म होता है, ठीक है, पनिशेबल, जिसको जो है ना वो कोड ऑफ लॉ पनिशेबल कर दे, सोशली किसी को भी जो है हार्म करना, नुकसान पहुँचाना। कोर्ट बेसिकली क्या होती है, ऑथराइज टू टेक, जो लीगली ऑथराइज, जिसको एक इजाज़त होती है कि वो किसी भी शख्स से जो है ना वो एविडेंस मतलब उसके गवाह
उससे ना जो सबूत वगैरह वो निकलवा सके। हर्ट बेसिकली क्या होता है, किसी भी कोई शख्स को पेन देना, हार्म करना, किसी को बीमारी, कोई ऐसी चीज़ खिला जिससे बीमार हो जाए, इन्फर्मिटी या इंजरी हो जाए, तो वो सब बच्चों वाली बातें हैं। आप खुद एक दफ़ा पढ़ेंगे जुडिशल प्रोसीडिंग है। ज्यूरी क्या होती है, वो जो हमारे पास होता है ना, कसम खाते हैं जिसके अंदर वेरिडिक्ट इन केस ऑफ द कोर्ट ऑफ द, उसे हम ज्यूरी कहते हैं। वेरिडिक्ट क्या होता है, डिसीजन ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द ज्यूरी जो होता है ना, वो जो ज्यूरी इसका फैसला करती है उसे हम वेरिडिक्ट कहते हैं, ठीक है। ओथ जो होता है ना, वो हम कहते हैं कि वो आपने भी ओथ लिया होगा ना मेडिकल के अंदर आने से पहले, तो वो सारे का सारा कि मैं फला अपनी पूरी ज़िंदगी ये करूँगा वो करूँगा। ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, ओमिशन मेड बाय पॉसिबल बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग विद टाइप को कोगनाइजेबल हो गया और नॉन कोगनाइजेबल, मतलब जुर्म जो होता है ना, वो एक होता है हमारे पास कोगनाइजेबल और एक नॉन कोगनाइजेबल, मतलब काबिल कबूल है। जो पुलिस में अरेस्ट दी ऑफेंडर विदाउट वारंट हो गया, ठीक है, मतलब अगर किसी शख्स ने रेप किया है, कत्ल किया है ना, ठीक है, तो पुलिस के पास इख्तियार है कि उसके घर की चार दीवारी जो है ना वो फलांग के जाए और उस बंदे को ना गले से गिरे बांस से पकड़ के ले आए। इसे हम कहते हैं कोगनाइजेबल ऑफेंस। नॉन कोगनाइजेबल में क्या होता है कि पुलिस पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करती है कि आप यहाँ पे हमारे पास पेश हों, अपनी जो है ना जुर्म जो लगा इसको साबित करें कि मैं बेगुनाह नहीं हूँ, वरना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। वो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस होता है। बस ये दो चीज़ें एक इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस और इसकी टाइप्स, वो देख लेना। फिर प्लेन निफ्ट हो गया और रिफ्रेशिंग मेमोरीज हो गया, ये भी बच्चों वाली बात है। कोई वारंट में बेसिकली क्या होता है, कहते हैं वारंट गिरफ्तारी है, हैंड एंड सील टू अरेस्ट, मतलब किसी भी शख्स को जो है ना वो एक लेटर उसके घर भेजा जाता है कि तुम्हें ना हम गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, ठीक है। हैंड एंड सील मतलब उसको एक भेजा जाता है कि तुमने जुर्म किया। समन क्या होता है, पेशी पे ऊपर, मतलब लोगों को बुलाते हैं ना कि आप फ़लाँ दिन आके जो है ना वो पेश हों हमारी कोर्ट के अंदर, तो वो जो एक डॉक्यूमेंट होता है ना, एक छोटी सी पर्ची होती है, उसे हम कहते हैं समन। फिर समन केसेस में क्या होता है, वही जो इससे रिलेटेड है। टेस्टिमनी में क्या होता है हमारे पास कि गवाही जो है ना वो मीन ऑफ एविडेंस, ओरल एविडेंस ऑफ द विटनेस, जिसने देखा है, ठीक है, अंडर दी ओथ गिवन है, मतलब वो ओथ दे के ना सारी की सारी, और वो जो बताता है कि हाँ ये मैंने सबूत देना चाह रहा हूँ, इसे हम टेस्टिमनी कहते हैं। वारंट केसेस में क्या होता है हमारे पास, ऑफेंस पनिशेबल हो गया, बाकी कोर्ट में हो गया, जुडिशल प्रोसीडिंग हो गया, इंक्वायरी हो गया, मतलब जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट जो है ना वो कंडक्ट करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना वो पुलिस का एक जो है ना अदारा होता है, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेजिलेंस, वो क्या करता है, पुलिस ऑफिसर जो है ना वो पूरी इन्वेस्टिगेट करता है, उसे हम कहते हैं सारे के। सुसाइड हो गया, होमासाइड हो गया, सुसाइड खुद अपने आप को मारा और किसी को ने आपको मार दिया तो इसे होमिसाइड कहेंगे। मर्डर में क्या है, अनलॉफुल किलिंग ऑफ द अदर, किसी भी पर्सन को ना लॉ के अंगेंस्ट मार देना। मैन स्लैटर में क्या है कि रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से उसका खून बहा देना, जिस तरह बकरे को ज़िबा करते हैं ना स्लैटर हाउस में, इस तरह जो है ना वो, अब वो क्या है, हो सकता है वो रोड एक्सीडेंट में उसकी कोई मेन वेसल कट गई है तो वहाँ से निकल रहा खून, तो वो सारे किसी ने जो है ना वो यूं ही गाड़ी जाके किसी को मार दी है तो वो मैन स्लैटर के अंदर आएगा। असाल्ट में क्या होता है, बेसिकली विदाउट कंसेंट जो होता है ना, वो जो भी इंटेंशनल एपिक फोर्स टू ए पर्सन, किसी दूसरे ऊपर बना उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ मुसल्लत करना, हमला करना, ठीक है। फिर बेल ज़मानत, ठीक है, जो ज़मानती आते हैं लोग के, हाँ अगर किसी ने जुर्म किया तो उसका भाई आएगा कि हाँ मैं ज़मानत देता हूँ, अगर ये पेश ना हुआ, इसे हम घर ले जाना चाह रहे हैं ज़मानत के ऊपर, अगर ये पेश ना हुआ तो इसकी जगह मैं सज़ा भुगतूँगा। फिर ऑर्डिनेंस में क्या होता है, लॉ इशूड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस जहाँ जो मुल्क का सदर होता है ना, जिस तरह आप हमारा आरफ अलवी साहब है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है ना एक लॉ इशू करता है प्रेसिडेंट व्हेन सेशन ऑफ असेंबली इज़ नॉट गोइंग ऑन, ठीक है। जिस तरह कोरोना के केसेस में ना सेशन ऑफ असेंबली नहीं हो रही थी तो सदर जो है ना वो अपने ऑर्डिनेंस जो है ना वो खुद ही लॉ बना के पेश कर रहा था, और ये पास इस शुड भी पास, फिर बाद में जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन के पास जाता है, ठीक है, और 3 माह के अंदर अंदर ना उसकी जब सदर ने उसको इशू किया तो 3 माह के अंदर अंदर वो अप्रूव होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट उसको 3 माह के अंदर अप्रूव नहीं करती तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक्ट क्या होता है, लॉ विच इज़ अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, लॉ जो बनाते ही पार्लियामेंट के लोग हैं और उसको अप्रूव करते हैं, हर एक के पास वर्क आ जाता है, वो साइन करते हैं, अगर साइन ज़्यादा हो हाफ से ज़्यादा तो वो उसको अप्रूव कर लिया, उसको एक्ट करते हैं। ऑर्डिनेंस में सदर है, इसके अंदर सदर का कोई रोल नहीं है एक्ट के अंदर, ठीक है। ये दो बातें। फिर हमारे पास सिविल केसेस आता है, क्रिमिनल। सिविल केसेस में जो होता है ना वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी हु फील्ड द केस, ठीक है। जो केस कोर्ट के अंदर लेके आती है ना वो अपने प्रूफ जो होता है ना वो प्रेजेंट करती है। क्रिमिनल केस में जो है ना वो हमारे पास पुलिस जो है ना वो सारे के सारा जो है ना वो थर्ड पार्टी के तौर पर एक्ट करती है और वो कोर्ट को सारे के सारे एविडेंस देती है, सही है, ये बातें होंगी। फिर क्या है,
फिर हमारे पास जनरल प्रिंसिपल हो गया और वो जनरल एक्सेप्शन ऑफ दीज रूल हो गया। एवरी वन रिस्पॉन्सिबल टू इज, हर कोई जो ना एहतराम करेगा। और वो इंक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है, पूछ कुछ जो हम करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है जो किसी भी मामले के ऊपर ना पूछ कुछ करनी होती है। इन फोरेंसिक वर्क में कह रहा है जब एक पर्सन डाई हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द डेथ, तो उसकी मौत जो होता है ना वो वजह क्या है, तो ये रिक्वायरमेंट है लॉ की। इफ़ डेथ इज़ नेचुरल बॉडी कैन बी डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस, अगर तो नेचुरल डेथ हुई है ना, कुदरती मौत आई है, तो उसको जो है ना अगर हिंदू है तो जला देंगे, मुसलमान है तो दफना देंगे, ठीक है। अगर अननेचुरल हुई है ना तो एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सच एज इन्वेस्टिगेशन इज, और ऐसे इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं इंक्वेस्ट, पूछ गुछ। इसके अंदर क्या होता है, पुलिस इंक्वेस्ट होती है, मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, कॉर्नर इंक्वेस्ट होती है, और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। ये वाला जो है ना यूएसए के अंदर होता है, ये वाला यूके के अंदर होता है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आई थिंक नहीं होता पाकिस्तान के अंदर ना, लेकिन पुलिस इंक्वेस्ट जो है ना वो होता है, सारा पुलिस से पूछ कुछ ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अब पुलिस इंक्वेस्ट में क्या आता है, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, जो भी मैंने कहा ना एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा इदारा है पुलिस का, तो वो क्या करता है, वो इसको जो है ना वो कंडक्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन तो इमीडिएटली सीन ऑफ द क्राइम से जो लेता है, ट्रेस एविडेंस हो गया, वो सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने काज ऑफ डेथ जो है ना वो डिटरमाइन करना है। उसके अलावा हमारे पास पंचनामा हो गया, पंचायत हो गया, रिस्पेक्टेबल विटनेस ऑफ द लोकेलिटी हु हेल्प इन्वेस्टिगेट, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पंचायत जो होता है ना एक हर इलाके की होती है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हेल्प करती है। आपने देखा होगा हर गांव में एक पंचायती होते हैं ना, ठीक है, नंबरदार जिस तरह करके इस तरह करके, ठीक है। तो पुलिस उसके पास जाती है और उनसे जो है ना वो इंक्वायरी करती है टू प्रिपेयर दी पंचायत, ठीक है। पंचायत में कहते हैं रेफर टू रिपोर्ट अबाउट द प्रोबेबल काज ऑफ डेथ जज बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड। अब वो दोनों जो पंचायती हैं और पुलिस वाले मिल के जो है ना उस इलाके की करते हैं, और पंचायत के अंदर सिर्फ मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, कोई हमें या ये ना हो कि कोई इलाके का जो है ना वो गुंडा हो, नहीं, वहाँ पे बूढ़े लोग आपने देखे होंगे जो सबसे काबिल एहतराम समझे जाते हैं, उसको रखा जाता है। प्रोसीजर में वही है सारे का सारा जो करते हैं। मजिस्ट्रेट में क्या था, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, हर इलाके का एक मजिस्ट्रेट होता है तो वो करता है, ठीक है। डेथ इन मेंटल हॉस्पिटल, देखो अगर तो मेंटल अस्पताल के अंदर किसी शख्स की डेथ हुई है तो उसकी इंक्वायरी होगी, ठीक है। उसका जो अस्पताल का एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उसको एक लेके आएंगे, और एक जो है ना वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से वो पुलिस वाले जो है ना वो बंदा लेके जाएंगे, ठीक है। और एक जो है ना वो डॉक्टर जो है ना वो खुद जाएगा अस्पताल से। तो उसके फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड, रिश्तेदार और जो है ना वो इर्द गिर्द के लोग जो है ना उससे नॉलेज इकट्ठा किया जाएगा, और वहाँ पे एक स्टोरी प्रिपेयर की जाएगी, और प्रिपेयर किया जाएगा डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं पंचनामा, ठीक है, पंचनामा, ठीक है। पंचनामा ये कहते हैं, आई थिंक जो भी आप प्रोनाउंस कर लें, पंचनामा मेरे ख्याल में कह रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो उसके एमएस से, फोरेंसिक से, और हमारे पास जो है ना डॉक्टर, पाकिस्तान में भी ये हो रहा है ना, ठीक है। अगर किसी मेंटल अस्पताल में डेथ हो गई है ना तो मजिस्ट्रेट साहब जाएंगे और एक कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर डॉक्टर, एमएस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट से एक बंदा आएगा, और वो मिल के एक कहानी तैयार करेंगे जो रियल होगी, और उसको जाना वो कहेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन इंसिडेंस होगा, ठीक है। और डेड बॉडी के बारे में पेरेंट का, आईपीओ इंचार्ज पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर टू डू पोस्टमार्टम। फिर जो पुलिस का एक होता है आईपीओ, इंचार्ज पुलिस ऑफिसर, वो जो है ना वो इनको रिक्वेस्ट करेगा फोरेंसिक वाले को और डॉक्टर को कि तुम जो इसका पोस्टमार्टम करो, और इसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई तशद्दुद का निशान है तो वो भी लिख के दो रिपोर्ट के अंदर, डेथ फ्राम द डॉक्टर हो गया, ठीक है। फिर वहाँ से क्या कहेगा वो डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ इसकी फलां जगह से डेथ हुई है। अगर तो पुलिस की कस्टडी के अंदर हुई, डेथ इन पुलिस कस्टडी, या फिर पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान जो है ना वो आपने देखा होगा ट्रेनिंग के दौरान लगे जो कुछ लोग हैं ना वो मर जाते हैं, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, या एग्जीमेशन केसेस होते हैं, या फिर हमारे पास मतलब कब्र खुदाई वाले जितने भी केसेस हैं वो मजिस्ट्रेट साहब खुद करवाते हैं, ठीक है। और डेथ कन्वर्ट जेल, अगर जेल के अंदर जो है ना वो पुलिस की कैद के अंदर डेथ हो गई है तो वो पुलिस इसके अंदर देखो इन्वॉल्व नहीं है, मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, एमएस इन्वॉल्व है, फोरेंसिक वाला और डॉक्टर इन्वॉल्व है। पुलिस को हमने साइड पे कर दिया, सिर्फ आईपीओ जो है ना वो बड़ा एक ऑफिसर है पुलिस का, वो सिर्फ जो है ना वो पोस्टमार्टम के लिए दे सकता है, बाकी और उसका रोल नहीं है। एडमिशन जो है ना वो मेंटल अस्पताल में अगर तो इसका एडमिशन देखा जाएगा, और वहाँ पे जो कैमरे वगैरह बहुत सारे देखे जाएंगे, डेथ रिजल्ट ऑफ द पुलिस फायरिंग हो गया। अगर पुलिस मुकाबले के अंदर अमूमन आपने देखा होगा डाकू मारा गया, तो ऐसे डाकू को जो है ना वो मजिस्ट्रेट साहब लेके आते हैं, और बहुत सारे के सर टाइप क्या होती है पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो है ना वो पुलिस से भी फिर इंक्वायरी होती है, और फिर जो मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्टें बना के लाते हैं ना उनसे इंक्वायरी होती है। फिर हमारे पास होता है कॉर्नर इंक्वेस्ट, जो कि हमारे पास होती है यूके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है,
वेयर कॉर्नर इज़ प्रेजेंट द इंक्वायर प्रिपेयर्ड बाई हिमसेल्फ नोन एज कॉर्नर इंक्वेस्ट हो गया, ठीक है। जब हमारे पास गैर तिबी मौत की तहकीक करवानी हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कॉर्नर इज नॉट प्रेजेंट पाकिस्तान। बस यही इसके बारे में इतना नहीं पूछा था। ये गवर्नमेंट जो है ना वो खुद अपॉइंट करती है और सारे के सारे काम खुद करती है। एटनॉमी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, वो जिसका 5 साल का तजर्बा हो वो आता है, ठीक है। रैंक इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास का जिसका रैंक हो ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। 5 साल तजर्बा इसके लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट खुद इसको अलाउ करती है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है ना वो इसके अंदर आता है। फंक्शन क्या कॉर्नर एक्ट का, इंक्वायर करना ऑल दी सस्पिशियस डेथ को और डेथ अकरिंग इन दी जेल होगा विद इन दी जुडिशिकेशन। पुलिस की कस्टडी के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं वो ये इंक्वेस्ट करते हैं कॉर्नर वाले। और कैन कमिट एनी सस्पेक्टेड पर्सन अक्यूज स्टैंड इन द ट्रायल बिफोर ए मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। मजिस्ट्रेट से पहले वो जो है ना वो कोर्ट ऑफ ट्रायल के अंदर किसी भी पर्सन को ना वो लेके आ सकते हैं। फिर वो कैन ऑर्डर एग्जीबिशन, और इनका ये भी है कि ये जो है ना वो कब्र खुदाई के लिए भी कह सकते हैं, ऑटोप्सी के लिए कह सकते हैं। इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा इख्तियार है ना। विटनेस जो है ना वो ये अरेंज कर सकती हैं। डिप्टी कॉर्नर जो है ना वो एक हमारे पास होता है, एक कॉर्नर होता है, एक डिप्टी कॉर्नर होता है, जो उसकी अब से अगर वो ना मेन वाला बंदा जो है ना वो बीमार हो, ठीक है, जो किसी वजह से ना आ सके, तो उसका डिप्टी जो है ना उसका आके सुनता है। फिर कॉर्नर कोर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जहाँ पे जो है ना अननेचुरल डेथ जो होते हैं ना वो सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं। कॉर्नर कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों में क्या फ़र्क है? ओके जी, जो कॉर्नर कोर्ट होती है जो कि हमारे पास थी यूके के अंदर, मजिस्ट्रेट कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी है। कॉर्नर के अंदर देखो, अपना सबसे पहले देखते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, मतलब इसके अंदर बंदे को बुलाया जाता है और सीधा सीधा उससे ना पूछ गछ की जाती है। हाँ भाई तुमने किया या नहीं किया, क्या मसला जो है, ठीक है। एक्यूज़ नीड नॉट टू बी प्रेजेंट, मतलब अब इसके अंदर जो है ना वो मुलज़म का जो है ना वो आना ज़रूरी नहीं है। उसके कोई भाई को या जिसने कोई देखा है ना उसको बस कोर्ट ऑफ इंक्वायर किया जाता है, लेकिन मुलज़म का होना इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। और ये वाली कोर्ट जो है ना वो किसी के ऊपर फ़ाइन जो है ना जुर्माना वगैरह नहीं दे सकती और ना ही किसी को ऐसा सज़ा दे सकती है, ठीक है। यूके के अंदर जो है ना कैन पनिश दोज गिल्टी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्ट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अगर तुम जुर्म उसने कबूल कर लिया तो फिर कोई चांस है कि वो सज़ा थोड़ी छोटी मोटी दे सके, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकती। और इसके लिए जो है ना वो प्रिजाइडेड बाय कॉर्नर, एक कॉर्नर जो है ना बंदा होता है, डिप्टी कॉर्नर और कॉर्नर जो होता है ना क्रोनर जो या कॉर्नर जो भी कह लें आप यार, तो वो जो है ना वो इसको प्रिजाइड करता है, ठीक है। इसके अहाते के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट ऑफ ट्रायल होता है, मतलब पेशियों के ऊपर पेशी लगती है और अच्छी तरह उसको डील किया जाता है। अक्यूज इसके अंदर मुलज़म का प्रेजेंट होना जो है ना वो ज़रूरी है। इसके अंदर जो है ना वो पनिशमेंट भी हम दे सकते हैं और जुर्माना जो है ना वो दोनों इन ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर हम आयद कर सकते हैं। कैन पनिश दोज गिल्टी कंसेप्ट इन द कोर्ट हो गया, ठीक है, होगा आउटसाइड द कोर्ट हो प्रिजाइडेड बाय दी मजिस्ट्रेट। और इसके लिए जो है ना वो जो मेन बंदा होता है वो मजिस्ट्रेट होता है। इसके लिए वो क्रोनर्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास मजिस्ट्रेट होता है कॉर्नर्स या। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, ये यूएसए के अंदर जो है ना वो सारे का सारा चौथे वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग है यार लेकिन बर्दाश्त कर लो। अननेचुरल या सस्पिशियस डेथ जितनी भी होती है ना वो यहाँ पे, हाँ, सडन डेथ होगी, अननोन डेथ होगी, ये ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, इसका एक इंपॉर्टेंट एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पेपर में देखा था कि मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर किस किस चीज़ को जो है ना वो हम देखते हैं। तो जो नेचुरल ना हो, उन अननेचुरल जितनी भी डेथ हैं वो अचानक डेथ हो गई, अननोन काज, होमिसाइडल, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, पॉइजनिंग, मशीनरी की वजह से जला हुआ बंदा हो गया, एनेस्थीसिया की वजह मर गया, ठीक है, टेबल डेथ हो गई है, ठीक है, जेल के अंदर किसी की डेथ हो गई है, पुलिस कस्टडी के अंदर या अबार्शन की वजह से डेथ हो गई है। तो ऑल अननेचुरल जो है ना वो डेथ जो है ना इसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो है ना वो हमने डिस्कस कर ली होती है, सही है। तो ये ईजी था। अब कोर्ट और इसकी पावर क्या है, देखो कोर्ट बेसिकली क्या है, जिसके अंदर सारे जज हो गया, मिनिस्टर्स हो गया और सारे के सारे जो है ना वो एक्सेप्ट एब्रीहेशन, मतलब पंचायतियों को छोड़ के ना जो इलाके की पंचायती हैं वो कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, बाकी सारे जो है ना वो हम ले के तो उसको जो है ना वो एक कोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है बेसिकली, जो कि अगेंस्ट द सीक ऑफ द रेमेडीज जो होते हैं ना वो अदालत करते हैं वो सारे के सारे। इसके अंदर जो टाइप्स के अंदर आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, फेडरल कोर्ट जिसके अंदर वो ना इस्लामी कानून नाफिज करते हैं, और मिलिट्री कोर्ट, ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, आपने सुना होगा इनकी अपनी कोर्ट एक होती है ना। देखो जितने भी कभी आपने सुना है कि आर्म कोर्ट के अंदर जो है ना वो कोई कैप्टन जो है ना वो वहाँ पे पकड़ा गया हो, कोई मेजर जो है ना वो पकड़ा गया हो या जनरल वहाँ पे जो पेशी के ऊपर आया हो, रिटायर्ड को छोड़ के, ठीक है, जो हाजिर सर्विस हो उनके लिए
आर्मी वालों ने अपनी एक क्लोज होती है जिसे हम मिलिट्री कोड कहते हैं, और वहाँ पे उन्हें सजाएँ दी जाती हैं, ठीक है। उनके लिए ये बाहर वाले ये केसेस नहीं लेके आए जाते, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस पर सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फेडरल या शरीयत कोर्ट है। सिविल कोर्ट में क्या होता है, जितने भी केसेस हैं ना, ठीक है, वायलेंस के, ठीक है, ऑफ नॉन कॉग्नाइजेबल नेचर, जितने भी केसेस हैं वो उसके अंदर। क्रिमिनल में क्या होता है, जो कि नेशनल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास होती है, ठीक है। जो आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फिर सेशन कोर्ट होती है। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। यानी जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं ना, अगर कोई बंदा कहता है मैं हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करती है कि आया कि हाई कोर्ट ने ठीक फैसला किया या गलत फैसला किया। जिस तरह ये नवाज शरीफ का केस चल रहा है ना, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने जो है ना इसको जो है ना वो क्या किया, मुजरम करार दिया। जिसने कहा नहीं जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको सारे केस को देखा तो उसने कहा हाँ ये मुजरम है। नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हाई कोर्ट की अपीलें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट सुनती है, सुपरवाइज करती है ऑल कोर्ट इन पाकिस्तान एंड डील विद द केस ऑफ अपील अगेंस्ट दी हाई कोर्ट, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट से मुतफिक ना हो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसके सारे मसले हल करती है। और उसके अलावा जो है ना वो कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है वो आखिरी होता है, उसके बाद वो किसी जगह जाके चैलेंज नहीं कर सकता। हाई कोर्ट क्या होती है, हर सूबे की हाई कोर्ट, जिस तरह पंजाब की हाई कोर्ट लाहौर में है, सिंध की हाई कोर्ट जो है ना वो कराची के अंदर है, ठीक है, KPK की अपनी है और बलूचिस्तान की अपनी है। तो वो कोई भी जो है ना वो बाय लॉ जो कर सकता है, और वो ओरिजिनल साइड में और सेशन साइड में वो देख सकते हैं। लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब हर आपके सूबे के अंदर जो है ना, एक तो था पूरे मुल्क के अंदर एक होती है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर है सूबे के अंदर जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। अब आपकी जो है ना ज़िले के अंदर आ जाती है जिसे हम कहते हैं सेशन कोर्ट या सेशन जज उसके अंदर होता है ना, ठीक है। वो जितने भी पनिशेबल केसेस होते हैं ऑफेंस के, ठीक है, रेप के, वो सबसे पहले हमारे पास सेशन कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो ये कैमसी की है, रेप वाले जो केसेस है ना, तो वो कहाँ जाएगा, वो सेशन कोर्ट के अंदर जाएगा, ना कि वो बंदा सीधा ही हाई कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर छोटे मोटे केस लेके बैठा जाए। इनका काम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, छोटे मगरमच्छों को सेशन कोर्ट के लेवल के ऊपर उसे ज़िले के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अगर ज़िले के अंदर मसला ना हल हो तो वो हाई के अंदर जाता है, हाई के अंदर मसला ना हल हो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, सीधा नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता, सही है। फिर हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी मजिस्ट्रेट है, और सब डिवीजनल और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट, और क्लास 1 जो होता है ना मजिस्ट्रेट, वो क्या कर सकता है, वो 7 साल जो होता है ना वो अनलिमिटेड फ़ाइन कर सकता है, और 7 साल तक जो है ना वो सज़ा सुना सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 30 के अंदर जो है ना फर्स्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में 1500 के जो है ना 15,000 फ़ाइन कर सकता है, 3 साल की जो है ना वो सज़ा दे सकता है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 5,000 करेगा, ये 15,000 कर रहा था, ये 5,000 और 1 साल, इसका था 3 साल। जबकि थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, मतलब ये इनकी क्लासेस बनी हुई है ना, जो छोटा होगा मजिस्ट्रेट वो थर्ड क्लास में आएगा, जो उससे बड़ा होगा वो सेकंड क्लास, जब सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट का बंदा होता है ना वो फर्स्ट क्लास में। 1500 फर्स्ट वाला करेगा, 15,000 सॉरी फ़ाइन कर सकता है, और कितनी, 3 साल की सज़ा वो कर सकता है। सेकंड क्लास का जो है वो 5,000 का फ़ाइन और 1 साल जो है ना किसी भी बंदे को सज़ा सुना सकता है। जबकि थर्ड क्लास वाला वो बेचारा छोटू सा है, वो क्या करेगा, 1,000 रुपये फ़ाइन करेगा, ठीक है, और 1 मंथ तक जो है ना 1 माह तक किसी भी बंदे को सज़ा देता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। डिक्लाइनिंग आइटर ऑफ द कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना वो सारे के सारे इसको डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट, मतलब जवानी किसे कहते हैं ना, ठीक है, जवानी से पहले जो भी बच्चों वाली जो है प्रेजेंटेड बाय जुवेनाइल एंड ट्राइड जुवेनाइल ऑफेंस, जुवेनाइल यानी जितने भी बच्चे जो है ना वो 15 साल से कम केसेस की आती है ना, अमूमन आपने देखा होगा कि कभी कभार ना छोटे बच्चों के ऊपर ना रेप केसेस का इल्ज़ाम लग जाता है, ठीक है। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं वो 12-12 साल के बॉयज़ के ऊपर जो है ना वो लगा कर इसने मेरे साथ रेप किया। 8-8 साल के लोग मैंने देखे हैं, हालांकि वो तो मैच्योर ही नहीं हुआ होता बच्चा, तो उसको कहाँ पे हैंडल करेंगे। वो जुवेनाइल मजिस्ट्रेट की जो है ना वो अदालत के अंदर हमें जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब 15 साल से कम जितने भी हैं ना, ठीक है, वो तो केप्ट एज रिफॉर्मेटेड जेल अप टू दी, उनको अगर वो साबित हो जाए वाकई ही अगर किसी ने 15 साल से कम वाले बच्चे ने जो है ना वो कत्ल किया, तो उसको ना अदालत एक अलहदा जेल में रखते हैं जिसे हम कहते हैं रिफॉर्मेटरी जेल। देखो ना एक बच्चा है, ठीक है, छोटू बच्चा बच्चा है, चलो उससे हो गया, चलो अनजाने ना अनजाने में, ठीक है, अब कत्ल हो गया, तो उसको अब मेन क्रिमिनल के साथ तो नहीं ना रखेंगे, ठीक है। उनके लिए अदालत ने अलहदा एक जेल बनाई होती है जिसे हम कहते हैं रिफॉर्मेटरी जेल,
ठीक है। तो वहाँ पे उनको जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको वहाँ पे जेल में रखे, जब 18 साल से ज़्यादा हो जाते फिर उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे दूसरे बच्चों के लिए जगह रह जाती है जो और क्रिमिनल आते हैं। मार्शल लॉ कोड में क्या होता है, ड्यूरिंग मार्शल लॉ में जो है ना वो देखो जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था तो तब ये सारी कोर्ट ख़त्म हो गई थी, सिर्फ जो कोर्ट रह गई थी वो मार्शल लॉ थी, जो भी केस जाता था वो यहाँ पे जाता था। फेडरल शरीयत कोड में क्या होता है, जितने भी कुरान और इस्लामिक लॉज हैं वो यहाँ पे होते हैं। मिलिट्री केसेस में जो है ना वो मिलिट्री वाले जितनी भी डेथ हो गया, ट्रांसपोजिशन, इम्पोर्टमेंट, फ्रूट बाई फाइन, ट्रीटमेंट, वो सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पे हम देखते हैं। फिर जो है ना वो विपिंग, हाँ, डिटेंशन ऑफ पर्सन इन कोर्ट लॉ टिल जज लीव दी कोर्ट हो गया, ठीक है। अब जो भी है ना पर्सन उसको कोर्ट में उस वक्त तक रहना होता है जब तक कि जज ना वो कोर्ट छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो अब जो फीमेल है ना, विपिंग कैनॉट बी अवॉर्डेड इन फॉलोइंग केसेस, मतलब कूड़े जो मारते हैं ना वो कब कब हम नहीं मार सकते, किसी भी अगर औरत है उसको नहीं मार सकते अगर उसने जिना के अलावा कोई जुर्म किया हो। अगर जिना किया हो तो फिर तो उसे 100 कूड़े लगेंगे, ठीक है, अगर तो वो अनमैरिड है, ठीक है, तो उसको 100 कूड़े मारेंगे। अगर उसने जिना के अलावा कोई और जुर्म किया है तो कभी फ़ीमेल को नहीं मारना आपने कूड़े। अगर मेल जो है ना वो 45 साल से ऊपर का है, ठीक है, अगर मर्द जो है ना 45 साल से ऊपर का मतलब बुढ़ापे के ऊपर जा रहा है वो, तो उसको भी आप कोड़े नहीं मार सकते। अगर वो उसने जना किया है ना तो फिर आप मारेंगे कोड़े। अगर जना के अलावा कोई भी जुर्म किया तो फिर आप कोड़े नहीं मार सकते। सेम गोज़ टू मेल और फीमेल, ठीक है। एंड फीमेल किसी भी एज में, मेल जो है ना वो सिर्फ 45 साल से ऊपर वाले को हम कोड़े नहीं मार सकते जना का केस छोड़ के। अगर उसने जना किया तो हर सूरत कोड़े लगेंगे उसे, बेचारे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो। एनी वन सेंटेंस 5 ईयर, अगर किसी को 5 साल से ज़्यादा जो है ना वो जेल सुना दी है तो उसको फिर मारने का फ़ायदा नहीं है, या फिर किसी को 3 माह से कम सज़ा सुनाई है तो उसको भी मारने का फ़ायदा नहीं है। लेवल ऑफ कोर्ट, कोर्ट्स के अब लेवल होते हैं। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, सेकंड इंस्टांस और थर्ड इंस्टांस। फर्स्ट में क्या होता है, समाज जितनी भी जुर्सिडिक्शंस होती हैं ना इलाका की, हेयर केसेस, ठीक है, वहाँ पे जो है ना छोटे मोटे केसेस सुने जाते हैं। सेकंड इंस्टांस में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हो गया और सेशन जज जो है ना वो इस केस को मिल के जो है ना वो क्रिमिनल और सिविल नेचर का जो केस उसको सुनते हैं। थर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाई कोर्ट आ जाती है, ठीक है। अगर इनसे फैसला ना हो रहा हो, इससे फैसला ना हो तो इसके पास आ जाती है, इसके पास फैसला ना हो तो इसके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो ये थर्ड जो ना मेन है, तो ये जो फैसला करती है वो फिर हतमी होता है। अगर कोई इसके फैसले को ना माने फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। फिर प्रोसीजर इन दी कोर्ट, थोड़ी सी रेस्ट यार। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बंदा जब कोर्ट के अंदर जाता है ना तो वो क्या क्या प्रोसीजर करेगा। सबसे पहले ना समन उसको जो है ना वो तलब किया जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो उसकी एक तो अटेंडेंस ज़रूरी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सब फोनिया भी कहते हैं। और समन इज़ नॉट सील्ड इज़ नॉट वही टू गिव एविडेंस, ताकि वो उसका मकसद क्या होता है किसी भी शख्स को तलबी का, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें समन आया है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है कि उसको ना एविडेंस के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वो अपने साथ लेके आए और जो भी केस है ना उसके बारे में जुर्म और मुजरम का इत्काब हो वो उसके बारे में उसको क्लैरिफिकेशन हो। अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उस पुलिस ऑफिसर को भी समन भेजा जाता है। गवर्नमेंट का अथराइज बर्तन उसको भी, कोर्ट का ऑफिसर उसको भी, पब्लिक को भी, और सर्वेंट जो होते हैं ना उनको भी जो है ना भेजी जाती है कि तुम हाज़िर हो। फिर बायोडाटा हो गया, मैटर हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सिग्नेचर ऑफ द कोर्ट हो गया, स्टैंप जो होते हैं ना उसके ऊपर लगी होनी चाहिए, तो वो एक प्रॉपर जो है ना वो हमारे पास मिल जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है कंडक्ट मनी फॉर डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, डॉक्टर के लिए हमारे पास जो है ना वो ज़रूरी है कि वो अटेंडेंस लगाए, ठीक है। और जब डॉक्टर जब आता है ना तो अपने ख़र्चा करके आता है, तो ज़ाहिर बात है जो ट्रैवलिंग का ख़र्चा होता है और डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो जो बंदे को पेशी के लिए बुला रहा है ना सिविल केसेस के लिए, ठीक है, वो उसको पे करता है डॉक्टर को कि हाँ, डॉक्टर अपना क्लेम करता है कि मैं लाहौर से आया हूँ, मैं कराची से आया हूँ, तो मुझे इतना जो है ना वो मेरा किराया पे करो, ठीक है। तो वो डॉक्टर को पे किया जाता है, वो डॉक्टर अपनी फ़ीस लेके फिर आता जाता है सारी की सारी। फिर इफ़ ए डॉक्टर इज समन ऑन द सेम डे इन मोर देन वन कोर्ट द क्रिमिनल एंड सिविल हायर रेगुलर को ही शुड फर्स्ट अटेंड दी। अगर किसी डॉक्टर को एक क्रिमिनल केस के अंदर और एक सिविल केस के अंदर बुलाया गया एक ही दिन, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पहले जाए, फिर अगर टाइम बचे तो वो सिविल कोर्ट के अंदर जाए, वरना क्रिमिनल कोर्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अटेंड करेगा। ओथ क्या है, हलफ क्या है, डॉक्टर जो होते हैं ना वो हम क्या कहते हैं, वो कुरान पाक के ऊपर जो है ना वो होली बुक के ऊपर रख के जो है ना वो हलफ देते हैं कि हाँ मैं जो बोलूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। रिकॉर्डिंग फिर एविडेंस की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है। फिर हमारे पास होता है क्रॉस एग्जामिनेशन,
जो उस एग्जामिनेशन चीफ जो शुरू करता है कि डॉक्टर साहब, जज साहब, इसने मेरे ऊपर जो है ना वो मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बोलते हैं माय लॉर्ड ये मेरे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर री एग्जामिनेशन जो है ना बाय हिज ओन काउंसिल, तो यहाँ पे एक बार बैठी होती है, ठीक है, वकीलों की। वो कहते हैं 1 मिनट जज साहब, मेरे ख्याल में हमें जो है ना वो इसको मज़ीद तहकीक करनी चाहिए, ताकि अगर एक बंदा जो है ना वो बोलने में ज़्यादा तेज़ है ना, तो वो कहीं किसी दूसरे को ज़बरदस्ती इल्ज़ाम ना लगाते, तो री एग्ज़ाम किया जाता है उसको। जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, पूरी एक टीम बैठी होती है, वो री एग्ज़ाम, फिर कोर्ट जो है ना वो क्वेश्चन करती है। फिर जज साहब जो है ना उसके ज़हन में जो जो क्वेश्चन आते हैं वो उन दोनों से पूछती है और उनको जवाब देना पड़ता है, वकीलों को भी और उनको भी। एग्जामिनेशन चीफ जो है प्रोड्यूस करती है विटनेस, जो गवाह लेके आती है ना, ठीक है, वो सेम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। मेमोरी हो गया और सारी की सारी कलेक्शन वो देती हैं, ठीक है। साइंटिफिक लाइक डॉक्टर हो गया और फायर आर्म एक्सपर्ट जो होता है ना वो हमारे पास अलाउ होता है टू रेफर दी रिटन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब दोज क्वेश्चन विच इज आंसर इज सजेस्टेड और आंसर इज प्रेजेंट इन दी क्वेश्चन। ऐसे सवाल एक दफ़ा ये आया हुआ था, व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चन, तो ऐसे सवाल जिसके अंदर ही उनका जवाब हो, ठीक है। तो मतलब कि कहा कि राइफ़ल के ज़रिए जो है ना ज़ख़म हुआ, तो वो अब इसमें पूछेगा कि ये ज़ख़म किस नौइयत का, तो ज़ाहिर बात है जो राइफ़ल से हुआ तो वो देखने में पता चल जाएगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन को कहते हैं हम लीडिंग क्वेश्चन, जहाँ से हमारे सवाल से ही हमें जवाब जो है ना वो सजेस्ट किया जा सके, उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पार्टी एग्जामिनेशन इन चीफ को अपोज करे उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, जो अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाए उसको रद्द करे। इम्प्रीज दी क्रेडिबिलिटी, जनरल वैल्यू, एक्यूरेसी जो होता है ना वो सारे के सारे। लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास लीडिंग क्वेश्चन जो है ना वो अलाउ होते हैं। री एग्जामिनेशन में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई दी, मतलब अगर कुछ वकील बड़े तेज़ होते हैं, ठीक है, वो दूसरे के ऊपर गलबा बड़ी जल्दी पा लेते हैं, उन्हें बोलने का बड़ा हुनर आता है, तो इसको रोकने के लिए ना री एग्जामिन किया जाता है ताकि किसी एक पार्टी का गलबा ना रहे, ठीक है, जो इंसाफ का हकदार है उसे इंसाफ मिले। फिर कोर्ट क्या करती है, वो टेस्टिमनी करती है कि गवाही जो है जितनी भी होते हैं गवाह, उनसे अपने एग्जामिनेशन करती है, ठीक है। इंजरी हो गया, डिजीज़ हो गया, पूछ कुछ। जिस सेकंड पार्ट में क्या करती है, वो ड्रा बाय हिमसेल्फ, मतलब जो भी उसने शार्प ब्लंट वेपन होता है और वो सारी की सारी देख के फिर अपना फैसला करती है। अब हमारे पास होता है लॉ, ठीक है। लॉ जो होता है ना वो बेसिकली क्या है, कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी सिस्टम ऑफ रूल है ना वो कंडक्ट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। अब लॉ की टाइप्स क्या हैं, कॉमन लॉ, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है कॉमन लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन लॉ है, फिर हमारे पास है स्टेट्यूट लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इस्लामिक लॉ, और फिर दूसरे लॉ आ जाते हैं। कुछ भी नहीं है, नाम इनकी याद कर लें और एक एक पॉइंट याद कर लें, ज़्यादा ब्रीफ जाने की जरूरत, हम वकील थोड़ी ना मान रहे हैं। कॉमन लॉ क्या होता है, अनरिटन लॉ होता है। देखो आप किसी भी गली मोहल्ले में रहते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे किसी भी जो है ना वो कि माँ बहन बेटी को जो छेड़ना जो जुर्म है, तो ये एक आम सा लॉ है, अनरिटन लॉ है, हर किसी को पता है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी जो है ना वो इन्फोर्स करती है, ठीक है, अपने इलाके के अंदर, इन विच वन लिव्स, ठीक है, जहाँ पे कोई भी बंदा जिस मोहल्ले में रह रहा है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी एक लॉ आपस में मिल के बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है। ये उसकी कल्चर के ऊपर, उसके कस्टम के ऊपर, पर्सनल बिलीव के ऊपर जो है ना बेस करता है, और कुछ भी नहीं है। यूजफुलनेस ऑफ कॉमन लॉ, सिस्टम ऑफ रूल इन विच ए पार्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइज ए रेगुलेटिंग एक्शन बाय इट्स मेंबर। किसी भी कम्युनिटी के मेंबर मिल के एक जो है ना वो कानून तय कर लेते हैं कि हाँ ये होगा और ये नहीं होगा। गली जो है ना वो साफ़ करवानी इसका काम है, ठीक है, गली की जो है मरम्मत करवानी इसका काम है, ठीक है। तो वो सारे के सारे एक खुद ही मिल के बना लेते हैं, वो कॉमन सा लॉ होता है, आम सा लॉ होता है, कोई लिख पढ़ की इसकी अंदर ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारे पास आता है नंबर सेकंड में स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब जो स्टेट जो है ना वो आपको रिटन फॉर्म में बताती है, आपकी जो मुल्क है वो आपको देता है लॉ। ये हमारे पास फोर्टिफाइड लॉ होता है, मजबूत लॉ होता है, गिवन बाय पार्लियामेंट के लोग जो है ना, आपके जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो मिलके बनाते हैं इस लॉ को, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना फिर हमारे पास बुक एक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्रिमिनल लॉ आ जाता है, मतलब कत्ल के या एक्सीडेंट के जितने भी हैं ना क्राइम्स हो गया और इसकी पनिशमेंट वो क्रिमिनल से क्या आ रहा है, कोई क्राइम किया हुआ है ना। कंडक्ट बाय ऑब्जर्व ऑल प्रोहिबिशन ऑफ सम एक्ट पनिशमेंट फॉर बेटर गो, मतलब ये इसके अंदर पनिशमेंट हम देते हैं ताकि हम किसी भी इलाके के अंदर अच्छी एक ना इंसाफ को बोलबाला हो। अब इसके अंदर रोड एक्सीडेंट आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया या मर्डर का केस जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। फिर हमारे पास है सिविल लॉ, ठीक है, ये था कॉमन लॉ,
ये हमारे पास सिविल लॉ, इनको मिक्स नहीं करना। सिविल लॉ के अंदर क्या होता है कि प्रोवाइड रिमाइंडर्स फॉर पर्सनल सफरिंग और प्राइवेट राइट, मतलब किसी भी बंदे के प्राइवेट राइट्स को कोई बंदा डिस्टर्ब करे ना, ठीक है, मतलब कोई मज़दूर अगर किसी जो है ना वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ उस इंडस्ट्री वाले कोई ऐसा पॉइजन रिलीज़ कर दे जिससे मज़दूर की डेथ हो जाए, तो वो इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग जो है ना वो सिविल लॉ के अंदर जाएगा। डाइवोर्स के तलाक के जितने भी केस, जिस तरह अभी ना किसकी तलाक हुई है, ये जो है ना वो एक्ट्रेस थी ना आहद मीर की और सजल अली की, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास सिविल लॉ के अंदर जाएगा सारे का सारे। रेंट का केस, मतलब कोई किसी बंदे ने ना अपना घर रेंट पे दिया है तो वो रेंट वाला जनाब रेंट ही नहीं दे रहा और वहाँ बैठा हुआ है आराम से चौड़ा होके, तो वो रेंट केस जो है ना वो सिविल लॉ के अंदर आएंगे। फिर इस्लामिक लॉ में बेसिकली क्या होता है, बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ दी होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है, तो कुरान और सुन्नत के ऊपर जो हमने अमल करके अल्लाह पाक ने हमें और हम उसके नबी ने जो एक लॉ बना के दिया इस्लाम, नो डाउट दैट्स द बेस्ट लॉ, इसको हम कहेंगे इस्लामिक लॉ। और इस्लामिक लॉ को देख के हमारी स्टेट जो है ना वो सारे के सारे लॉ जो है ना उसके मुताबिक ही बनाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ मेडिकल एविडेंस, ठीक है, तो मेडिकल एविडेंस में क्या होता है कि सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रूथ है, सो ट्रांसपेरेंटली हॉनेस्ट डिटेक्शन दैट इज़ इंटेग्रिटी बिहाइंड द डाउट, जो किसी बगैर डाउट के जो हम कहते हैं मस्ट बी फैक्ट होगा। एक हमारे पास जो मेडिकल लॉ है वो सच्चा होना चाहिए, शुड बी डायरेक्ट, सीधा साधा होना चाहिए और ओरिजिनल सोर्स से हमें मिलना चाहिए। पर्पज़ क्या है, जितने भी हम केसेस हैं उनके बारे में गवाह ले हैं, शुड नॉट ओमिट, मतलब उसको खारिज नहीं किया जा सकता और वो सारे के सारे जो है जुर्म करने वाला बंदा उसका प्रेजेंट होना जो है ना वो प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। रिक्वायरमेंट क्या है, कन्वे द कोड नथिंग बट ट्रूथ, जो भी बताना है सच बताना है, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है, एविडेंस मस्ट बी फैक्चुअल, फैक्ट के ऊपर हो, तुक्के नहीं मारने। फिर मेडिकल एविडेंस दो तरह की होती है, एक होती है ओरल जो ज़ुबानी हम देती हैं और एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं। ओरल में हमारे पास डायरेक्ट देती हैं, इनडायरेक्ट देती हैं, सर्कमस्टेंशियल देती हैं। डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मेडिकल एविडेंस, एक हमारे पास होता है ओरल, एक हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट्री। ओरल में हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल, डॉक्यूमेंट्री में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी। ओरल में हमारे पास देखो अब डायरेक्ट में क्या है कि वो सारे के सारे ऑल केसेस जितने भी है ना मस्ट बी आई विटनेस, जो है ना जिसने अपनी आंखों से देखा वो डायरेक्टली आगे बता देगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कोई आंखों देखा गवाह नहीं होता, लेकिन जो पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड इट थ्रू द प्रोसेस, उसने सुना हुआ है, देखा नहीं हुआ, सुना हुआ है और वो सुनी सुनाई बातों पे जो है ना वो आके आपको बता रहा है, उसे हम इंटरेक्ट कहेंगे, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल में क्या होता है कि सम अदर फैक्ट, इसके अंदर जो है ना वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इस तरह है तो इस तरह हो सकता है, इस तरह तो इस तरह हो सकता है, इसको हम सर्कमस्टेंशियल कहते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंस में हमारे डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ओरल में हम ज़ुबानी कलामी बताते हैं, डॉक्यूमेंट्री में हम डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन वो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास रिटर्न के अंदर क्या होता है, कुछ प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते हैं। प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, देखो आपकी जो सनद है ना वो ओरिजिनल है तो उसे हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहेंगे। अगर मैं उसकी फ़ोटो कापी करवा के उसके ऊपर किसी बंदे की अटेस्टेशन करवा लूँ तो वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, समझ आ गई ना। तो जो अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होती हैं उसे हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहेंगे। मेडिकल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, अब आप एज अ मेडिकल पर्सन जो है ना वो आप क्या क्या पेश करेंगे। एक तो आपने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, आपने जो 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 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं उसकी एक स्लिप, मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ का सर्टिफिकेट कर सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आप कर सकते हैं, मेडिकल नोटिफिकेशन जितने भी है वो आप भेजेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डेपोजिशन और मेडिकल रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, जो रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है ना वो आप पेश करेंगे। ये क्या होते हैं, ये हम आगे भी पढ़ते हैं, ये यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में वही क्या है जो फार्मासिस्ट के पास से हम दवाइयाँ करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है ना वो क्लैरिफाई करते हैं कि इसकी किस वजह से डेथ हुई है। बायोडाटा सारे का सारा उसके अंदर, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास 2 मेडिकल रिपोर्ट होती हैं। इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब हर किसी को नहीं आपने मेडिकल रिपोर्ट देनी होती कि लोगों को आम अखबारात में लगाता फिरे, ठीक है। फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट एक्सरे रिपोर्ट होती है इसके अंदर। फिर मेडिकल नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। रेड इंक मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट इन एनी इंक होगा, ठीक है, मतलब वो सुरख इंक से लिखते हैं या फिर कोई भी इंक जो है ना वो हमारे पास। मेडिकल रिकॉर्ड रजिस्टर, जो आपने रजिस्टर्ड रखा होता है जब इसकी एंट्री हुई, इसका नाम, बायोडाटा, एडमिशन कब हुआ, वो सारे के सारा आपने पेश करना होता है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है और डाइंग डेपोजिशन क्या होता है, ये हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से ये किसके अंदर पूछा था, ऑस्पी के अंदर जो है ना हमारे एग्जामिनर ने पूछा था, तो इसको मैं 1 मिनट में पानी पी लूँ।
ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार जितनी मुझे समझ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन में क्या फ़र्क है? डिक्लेरेशन मतलब उस आके बस ऐलान करता है, डेपोजिशन मतलब इसके अंदर प्रॉपर जो है ना हमने बंदों को इन्वॉल्व करना होता है, डिपॉज़िट करवानी होती है गवाह की मौजूदगी में हलफ़ दे के, ठीक है? देखो पहले कहानी समझ लो, उसके बाद इंशाल्लाह आपको निमोनिक के साथ बताता हूँ तो क्या होता है। डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोई हमने उससे हलफ़ नहीं लेना। बंदा मरता हुआ आ गया तो आप मेडिकल ऑफ़िसर हैं ना, तो आप उससे बस हलफ़ ले लें। हलफ़ लेने की भी ज़रूरत नहीं, बस वो जो बोलता जा रहा है ना, डॉक्टर साहब मुझे उसने मेरे ऊपर हमला किया है और मैनू कत्ल करने की कोशिश की है, तो तुसी मेरा ना रिकॉर्ड रख लो बस। ये होती है डिक्लेरेशन। डेपोज़िशन में क्या होता है कि कोई पेशेंट आता है ना, तो आप उससे पहले हलफ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप मजिस्ट्रेट साहब को बुलाते हैं इलाके के, जनाब आओ ये बंदा जो है ना ये बातें कर रहा है, तो इसे हलफ़ लेके ये रिकॉर्ड करवाते हैं हम, ठीक है? तो ये सारी की सारी होती है डेपोज़िशन। एक छोटा-सा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया ना, अब आते हैं इसके ऊपर। डाइंग मतलब मरते हुए वो जो ऐलान करता है, मरते हुए जो वो डिपॉज़िट करवाता है। उर्दू में समझ आ गया? इसमें सिर्फ ऐलान होता है, स्टेटमेंट ऑफ द गिवन पर्सन नॉट स्पेसिफिक गिवन एंड ओथ। मतलब कोई भी बंदा मरते मरते अपनी कोई एक स्टेटमेंट दे जाए, उसे हम कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। सही है? बगैर किसी हलफ के वो कोई जो मरते मरते ना कोई भी ज़ुबान से बात कह जाए। मजिस्ट्रेट इज़ नॉट प्रेजेंट, इसके अंदर इलाके के मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी नहीं है जब स्टेटमेंट ये हम वो बता रहा हो। अक्यूज हिज लायर इज़ नॉट, उसका कोई वकील भी मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। इनवैलिड आफ्टर, अगर वो बंदा इलाज के बाद ज़िंदा रह गया तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना उसकी ख़त्म हो जाएगी कि उसने जो भी दावे किए ना फ़लाँ बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की है, वो इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है? वो फिर कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा अगर वो बंदा ज़िंदा रह गया। अगर वो मर गया तो वैलिड है, अगर ना मरा तो इनवैलिड हो जाएगी वो चीज़। इट इज़ हार से एंड इन आर इन डायरेक्ट एविडेंस बट एडमिशनेबल इन कोर्ट हो गया, ठीक है? ये एक सुनी सुनाई बात है लेकिन कोर्ट के अंदर इसको एक्सेप्टेबल किया जाता है, ठीक है? इट शुड कंटेन ओनली स्टेटमेंट ऑफ द डाइंग पर्सन, नथिंग मोर एल्स। जो बंदा मर रहा है उसकी सिर्फ स्टेटमेंट होनी चाहिए, किसी एरे गैरे की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इट शुड बी रीड ओवर हिम एंड इफ़ पॉसिबल मे गेट साइंड बाय हिम। और ये जो भी वो बात कह रहा है वो खुद कहे, और अगर पॉसिबल हो तो वो साइन उसके एक दफ़ा करवा लें या अंगूठा लगवा लें, तो वो ज़्यादा एक अच्छा हो जाता है। केस मस्ट बी क्रिमिनल वन, क्रिमिनल केस होना चाहिए, मतलब किसी ने उसको कत्ल करने की कोशिश की है, ठीक है? ये क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो जाना है ना केस इसका, ये वाला, ठीक है? तो रोड एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, तो कत्ल करने वाला केस जो है ना वो क्रिमिनल होना चाहिए ये केस, इसके अंदर हम डाइंग डिक्लेरेशन रखेंगे। होमिसाइड मतलब किसी ने उसको मारने की कोशिश की है और वो आके क्लेम करता है, डिक्लेयर करता है कि मुझे मेरे कज़न ने, मेरे दोस्त ने मारने की कोशिश की है, तो ये सारे का सारा डाइंग डिक्लेरेशन है। डेपोजिशन के अंदर आते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हमारे ओथ की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हर सूरत आपको ओथ लेना पड़ेगा, हलफ लेना पड़ेगा। वो कहेगा मरते मरते भी, हालांकि वो मार रहा है, उससे कहेंगे जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूँ, मैं हलफ देता हूँ, ओथ उससे लेनी है। और फिर आपने इलाके के मजिस्ट्रेट को फ़ोन करना, मजिस्ट्रेट साहब, मतलब आप डॉक्टर हैं ना, तो इमरजेंसी के अंदर वो आया तो आपने मजिस्ट्रेट को फ़ोन करना कि मजिस्ट्रेट साहब जल्दी पहुँचे इधर, एक आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो वो स्टेटमेंट गिवन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे ज़रूरी है। फिर यहाँ पे उसके वकील का होना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना वो वकील का होना ज़रूरी है, ठीक है? जो उससे क्रॉस सवाल कर सके, जो डाउट है वो भी क्लियर कर सके। इनवैलिड आफ्टर सर्विस मतलब अगर वो मर जाता तो ये वैलिड है, अगर वो ज़िंदा रहता तो इनवैलिड थी। जबकि ये हर सूरत, मरे जिए, उसने जो हलफ़ के ऊपर बात कह दी है वो वैलिड है, ठीक है? तो हलफ़ के ऊपर जो बात कहेंगे वो अगर मरता है या जीता है इलाज के बाद, वो उसके लिए वैलिड ही है। फिर यहाँ पे क्या था, ये डायरेक्ट है, ये भी एक सीधी-सादी जो है ना एविडेंस है जो कि हम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हम देते हैं, ठीक है? इट इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ द डाइंग पर्सन हो गया एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी अक्यूज हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर जो है ना वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम, मरने वाला बंदा और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ना, ठीक है, वो दोनों की जो है ना वो स्टेटमेंट शामिल होंगी। सिग्नेचर ऑफ डाइंग पर्सन, इसके अंदर सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, अगर पॉसिबल है तो करवा लें। इसके अंदर हर सूरत आपने हलफ लेना है, मजिस्ट्रेट का ज़रूरी है, ठीक है? और इसके अलावा आपने उसके साइन बहुत ज़रूरी हैं।
कि वो एंड पे जो है ना अपने वो साइन करके दे कि हाँ ये मैं हलफ दिया और मैं साइन नीचे कर रहा हूँ। इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय इन एनी केस। इसको आप वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, किसी भी और फॉर्म में जो है ना वो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। व्हेन द विटनेस इज़ क्रिटिकली इल हो गया, ये कब लिया जाता है? जब जो है ना वो गवाह देने वाला बहुत ज़्यादा बीमार हो, ठीक है, गवाह विटनेस जितनी आंखों देखा वो क्रिटिकली इल हो, तो आप जो है ना वो डाइंग डेपोजिशन उससे ले लेते हैं सारे के सारे। तो इससे जो है ना वो मुजरम का पता चल जाता है। होपफुली मैं ये अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन और डेपोजिशन के दरमियान एक तो फ़र्क आना चाहिए, कहाँ पे साइन करवानी है, कहाँ पे मजिस्ट्रेट, कहाँ पे ओथ लेनी है, वो पता होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विटनेस में जो हमारे पास होती है कॉमन, ऑर्डिनरी, एक्सपर्ट और हॉस्टाइल। कॉमन में क्या होती है? इन विच हु टेस्टिफाइज द फैक्ट हो गया, ऑब्जर्व बाय हिमसेल्फ हो गया, ठीक है, बंदा खुद ही जो है ना वो ऑब्जर्व करके जो है ना वो कॉमन सी एक विटनेस बता दे कि मैंने देखा है वो बंदा उसको चाकू मार रहा है, तो गवाह बन गया बस। एक्सपर्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी स्किल्ड पर्सन जो है ना वो, जिस तरह आपने सीआईडी देखा ना, धाया, वो इसका मतलब है कि उसने इसको कत्ल किया, तो मतलब इसकी बहन वो वहाँ से आई थी, ये थी वो, तो एक्सपर्ट कुछ आ जाती है ना इसके अंदर, ठीक है। ये अब इसके अंदर जो है ना वो डॉक्टर जो है ना वो इसके अंदर आएगा, उसकी जो है ना बंदे की हैंड राइटिंग हो गया। एक्सपर्ट जो है ना उसकी जो भी वेपन यूज़ किया, जो भी केमिकल यूज़ किया, वो एक्सपर्ट आके देखते हैं और उसके बाद फिर गवाह बना देते हैं। डॉक्टर इज़ बोथ इन कॉमन एंड एक्सपर्ट हो गया, इसके अंदर भी डॉक्टर का होना ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्टर कॉमन भी विटनेस हो सकता है, उसने देखा है वो दूसरे को बंदे को मार रहा है, या उसने देखा उसने उसका केमिकल फेंका है, तो वो दोनों का केसेस के अंदर डॉक्टर जो है ना वो आ सकता है। फिर हमारे पास हॉस्टाइल विटनेस में क्या होता है? दुश्मन, जितना हॉस्टाइल किसे कहते हैं? दुश्मन को। ए विटनेस स्पीक ट्रूथ एंड गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट बट ही मे इंटेंशनली कंसील ए पार्ट ऑफ द ट्रूथ हो गया, गिव फॉल्स एविडेंस, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो गवाह जो है ना वो सच बोलता है, लेकिन अपने साथ कुछ झूठी कहानियाँ लगा के सच बोलता है ना, ठीक है। इट इज़ इन्फोर्स बाय कोर्ट इज़ कन्विक्टेड अबाउट हिम टू डिक्लेयर हिमसेल्फ हॉस्टाइल विटनेस, ठीक है। तो ऐसे अगर बंदा वो पकड़ा जाए तो उसको हम हॉस्टाइल विटनेस, मतलब दुश्मन है गवाह का, ठीक है, उसको हम दुश्मनी के ऊपर ले आते हैं। इंसेप्टिव एविडेंस क्या होता है? टू बिगेन विद इन विच एक्सपर्ट सीक एविडेंस ऑन विच ए पुलिस केस बेस इन देयर सर्च ऑफ द क्रिमिनल एविडेंस इज कॉल्ड इंसेप्टिव, ठीक है। ऑन स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना, जो एक्सपर्ट जो है ना वो एविडेंस जो भी लेके आता है ना एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेशन पूछगछ के शुरू में जो भी हमारे पास सबूत आता है, ऑन विच द पुलिस कैन बेस देयर सर्च है, ठीक है, फॉर क्रिमिनल, मैं पुलिस गई है किसी भी क्राइम के ऊपर, उसके बारे में जो भी शुरुआत वाली होती है ना, वो से हम इंसेप्टिव एविडेंस कहते हैं। फिर क्रोबोरेटिव एविडेंस में क्या होता है? जो कि कंफर्म करने के लिए पुलिस का, बाय विच पुलिस का क्रिमिनल, साइंटिफिक जो भी असिस्टेंट ली गई है कि पुलिस ने किस तरह क्रिमिनल को पकड़ा, वो सारे के सारा। मेल हेयर, अगर तो वो रेप का केस है तो उसकी फीमेल की आप वजाइना चेक करेंगे, वहाँ पे कुछ किसी भी मेल के जो है ना वो प्यूबिक हेयर वहाँ पे नज़र आ जाएगा। बटन ऑफ दी मेल शर्ट जो है ना वो इन दी गारमेंट ऑफ फीमेल हो गया, ठीक है। आप उसकी जो है ना वो फीमेल की जो है ना वो कोई भी गारमेंट चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे मेल की शर्ट का कोई बटन जो है ना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट वहाँ पे अड़ के टूट गया हो और वहाँ पे लटक गया हो, ठीक है। इंक्लूडिंग जो भी कह रहे हैं, चेस्ट हो गया या फिर उसका अंडरवेयर हो गया, तो वो दे। डिफ्लेशन ऑफ द टायर आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब अगर कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जो टायर फटा हुआ है, रगड़ा हुआ है, उसको देखे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर इन दी विटनेस बॉक्स। ये जनाब होता है डॉक्टर साहब विटनेस बॉक्स आए हुए हैं ना, तो आप क्या क्या ड्यूटी होगी आपकी आफ्टर रिसीव, जब भी आपको जो है ना वो समन भेजा जाए, ठीक है, आपको एक फड़का भेजा जाए कि डॉक्टर साहब अटेंड करनी है, तो आपने प्रॉपर डेट और टाइम के साथ जो है ना वो अच्छी एक ड्रेसिंग लैब कोट पहन के जाना है, और आपको लगें ये नहीं कि आपने स्पाइक बना के चले जाना बालों का, अच्छे से बाल बनाने हैं, ठीक है। और दूर से पता चले कि ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आपके पास स्टेथोस्कोप हो, आपने ड्रेस जो है ना वो लैब कोट वगैरह पहन के जाना है सारे के साथ। बिफोर अटेंडिंग दी कोर्ट रिफ्रेश, हाँ, कोर्ट जाने से पहले उस केस के बारे में जो आपने फ़ाइल बनाई थी किसी दौर में, उसको एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कर लें कि हाँ ये फ़लाँ बंदा इस तरह मरा था और मैंने यूँ यूँ इसके अंदर फाइंडिंग देखी थी, वो फ़ाइल को एक दफ़ा रीड कर लें बिफोर अटेंडिंग द कोर्ट। अच्छा, इन कोर्ट एरिया अवॉइड डिस्कशन ऑफ द केस। कोर्ट के अंदर हर एरे गरे से जो है ना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिसको ज़रूरत हो उसको बतानी है। ऑलवेज एड्रेस द जज इन स्लो क्लियर वॉइस, जज के सामने आपने कोई बड़के नहीं मारनी, आहिस्ता से धीमी आवाज़ में और क्लियर आवाज़ में, और कोई टेक्निकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी। टैकीकार्डिया हो गया, सिंपल बताएं कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, ठीक है। अब क्लेविकल बोलेंगे तो उसको नहीं पता,
ह्यूमरस बोलेंगे नहीं पता, क्लेविकल की जगह आप कहेंगे कॉलर बोन, तो वो जज समझ जाएगा फ़ौरन। इसलिए वो कह रहा है कि आपने आसान भाषा इस्तेमाल करनी है लाला जी। ऑलवेज आंसर ब्रीफली एंड प्रिसाइजली एंड एक्सप्लेन व्हेन नीडेड। जो भी सवाल पूछा जाए और जब ज़रूरत हो उस वक्त उसका जवाब दें और क्लियर और एक्सप्लेन करें। इफ़ क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर क्लासीफाई इट। ठीक है, अगर वकील ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप उससे कहें ये केस इस तरह क्लासीफाई है, आप इसमें से क्या पूछना चाह रहे हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोटेशन रीड फ्रॉम द बुक हो गया, सो दैट डॉक्टर शुड नॉट लूज हिज टेम्पर। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो डॉक्टर को जो है ना इरिटेट करते हैं, तो अपना कभी भी टेम्पर लूज़ नहीं करना, हमेशा ठंडे दिमाग से और डिग्निफाइड रहना है। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन को जो है ना वो अपने होशो आवाज़ के साथ आंसर देना है। किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला है, आपकी वजह से किसी को फांसी, बेगुनाह को फांसी लग सकती है। ठीक है, इस वजह से बड़े एहतियात के साथ वॉलंटियर स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, प्रोफेशनल सेक्रेसी शुड बी मेंटेन्ड। किसी भी बंदे को जो है ना वो सीक्रेट को रिलीव नहीं कर रहा है अनटिल या अनलेस बहुत ज़्यादा पूछा जाए उसके बारे में, उसकी मेंटेन करना है। लीव कोर्ट विद परमिशन। अगर आपने कोर्ट से जाना है तो अपने सारी प्रूफ दे के जज से, जज साहब मेरे पेशेंट मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, या मुझे अपनी जा क्लास लेनी है, क्या मैं जा सकता हूँ, परमिशन लेके जानी है। और जब भी बाहर निकलना है तो अपनी अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लाजमी वहाँ से लेके निकलना है कि हाँ मैं अटेंड किया है, और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि जी हाँ डॉक्टर साहब आपने अटेंडेंस लगा दी है, तो ये आपका सर्टिफिकेट है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट ना लिया तो कुछ भी हो सकता है इन केसेस में। अपनी डॉक्यूमेंट जो है ना पाकिस्तान के अंदर रह के हमने पूरी करनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट जो है ना वो जी, यार जितना मुझे आता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो वकील साहब से रजू करें। लीगल प्रोसीजर मैंने इतना ही पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा पेपर हो गया था। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस पेयर। आई ट्राइड माई बेस्ट, सॉरी फॉर द लेट, सॉरी। अल्लाह हाफिज़।